हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5, जो कि है गति के नियम। इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब बारी है उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की। तो हमें पता है कि उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है भाई, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को जरूर हल कर पाते हैं। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी टारगेट ही करते हैं क्या कि आपके जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हो उन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने के। तो क्लियर है भाई कि इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पार्ट 5 है। मतलब हम इसमें एडिशनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे। इसके पूर्व के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस 1 सेशंस में कवर अप कर दिए, एंड आई होप कि आपने उसको देखा भी होगा। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं इसकी जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एंड मैं ये बताते चलूं कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आईआईटी जेईई हो, नीट हो, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों कि यहीं पर पूरे कॉन्सेप्ट्स बूस्ट होने वाले। आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अच्छा भैया ठीक है। रेलगाड़ी की संगति 10 to the power 6 kg, कितना है भाई 10 की पावर 6 kg, मतलब कितना हो जाएगा 10 लाख करीब करीब, ठीक है ना। हाँ, इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रोवाइड करता है? इंजन अथवा पटरियां। पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होना चाहिए? मेरे से दो चीजें पूछा जा रहा है। पहला तो ये पूछ रहा है कि ये जो इसमें लगने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, वो कौन देगा? क्या इंजन देगा या पटरियां देंगी? और इसको क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होना चाहिए? एक मजेदार बात बताता हूं मैं इसके अंदर में। आपने व्हील्स देखे होंगे, लाइक हम बात कर लेते हैं कार के व्हील्स। तो कार का जो व्हील होता है, थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका ये वाला व्हील कार का है ना, और इधर साइड में जो लगा होता है व्हील, ये दूसरा वाला व्हील। इन दोनों व्हील्स की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों व्हील्स इससे इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों व्हील्स कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। ये रुका रहे, ये वाले व्हील को मैं घुमा सकता हूं, ये रुका रहे, इसको मैं घुमा सकता हूं। अब एक छोटी सी बात बताइए, मैं कर्व्ड पाथ पे ऐसे मुड़ना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में मेरी ट्रेन तो छोड़िए, मैं कार की बात करता हूं पहले ना, तो कार ही बोलता हूं। कार का पहिया एक अंदर वाले साइड पे और एक बाहर वाले। अब एक बात समझिए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया ए डैश, यहां पे पॉइंट है बी एंड दिस इज द पॉइंट बी डैश। आपको क्या महसूस हो रहा है? अगर मैं इन दोनों आर्क की बात करूं तो आप ऐसा कहेंगे ना कि ए डैश आर्क जो है ये छोटा है बी डैश आर्क से। ये बी डैश वाला जो आर्क है बाहर वाला वो ज्यादा है, ए डैश कम है। तो अगर इन पहियों को घूम करके आना होगा तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्यादा है और ये दूरी ज्यादा है बी डैश, और ए डैश कम दूरी है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोटेशन की बात करूं मैं इस पहले वाले व्हील की, और नंबर ऑफ रोटेशन की बात करूं इस दूसरे व्हील की, तो आप पाएंगे कि पहला व्हील का रोटेशन मतलब उसका घुमाव कम होगा, दूसरे व्हील का जो रोटेशन होगा ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा रोटेट होगा, क्योंकि इसको ज्यादा क्या सरकमफेरेंस, ज्यादा परिधि चलनी है, ज्यादा दूरी तय करनी है, ये आर्क बड़ा है। तो भैया एक बात ये समझ में आती है कि ये दोनों पहिए अगर फ्री रहे तो ये कम घूमेगा, ये ज्यादा घूमेगा, चला आएगा, है ना। पहले जैसे कि बहुत समय पहले की बात करना चाहूंगा, है ना, जब बैलों को यूज किया जाता था एग्रीकल्चर में, तब क्या होता था भाई कि अनाज को बाहर करने के लिए, जैसे धान को क्या करना है, धान को अलग करना है उसके डंठल से, तो क्या काम करते थे, ऐसे एक लाइन में ऐसे बैलों को बांध दिया और बैलों को ऐसे चलने देते थे, ऐसे गोल गोल बैल घूम रहे।
तो जो आप समझिए ना ऐसा आर्क घूम रहा है ना, जो इधर साइड में पहले होता था उसको बहुत पास ही में ऐसा घूमना होता था, छोटे से सर्कल में घूमेगा ना, और जो बाहर घूम रहा है उसका बहुत बड़ा सा पाथ होता है, वो ज्यादा दूरी में घूमता था, ज्यादा चलना पड़ता था। मेरा सवाल कुछ इस प्रकार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे कि भैया ये तो रही ट्रेन, ट्रेन में ये दोनों व्हील्स ऐसा फ्री नहीं रहते। ट्रेन में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जॉइंट रहता है ऐसा, ये जो पॉइंटर्स रहते हैं यहाँ पे, ये ट्रेन के अंदर कैसे रहते हैं, ये जॉइंट रहते हैं, फ्री नहीं रहते ये ऐसा कि ये वाला घूम जाएगा ये नहीं घूमेगा, नहीं, एकदम फिक्स लोहे के जमे हुए होते हैं बिल्कुल। यहां पर कुछ भी नहीं होता कि ये कम और ये ज्यादा। अब इसको घूमना है, ये इसी पाथ पे किसको घूमना है, ट्रेन के पहियों को। तो अभी तो आपने प्राप्त किया कि अगर ये फर्स्ट पहिया हुआ और ये सेकंड पहिया हुआ तो पहला वाला पहिया कम आर्क चल रहा है और सेकंड वाला ज्यादा आर्क चल रहा है, तो ट्रेन कैसे मुड़ जाती है भाई? इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इसी संदर्भ में अब आता हूं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये कह रहा है कि ये जो मैंने बनाया हुआ है यहां पर, इस संदर्भ में जब ये कोई भी, अभी के लिए मैं अगर कहता हूं कि ये हमारी ट्रेन के लिए ही है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा, तो इसके केंद्र पर एक बल काम कर रहा होगा, अभिकेंद्रीय बल। इसके बारे में इन्होंने कही है कि आप हमें बात कीजिए, कौन लगा रहा है, ट्रेन या फिर पटरियां? तो देखिए, पटरियां लगाएंगी, पटरियों द्वारा, पहले का आंसर है पटरियों द्वारा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल लगाया जाता है। यानी पहले का आंसर तो मिल गया, किसके द्वारा लगाया जा रहा है भाई, पटरियों द्वारा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं, जो आपसे सवाल पूछा है उसमें यह हिंट करता हूं कि भाई ऐसे इसको घुमाना होता है इतनी दूरी पर, ठीक है, कि यह घर्षण बल का मान न्यूनतम रहे, मिनिमम रहे, वो घर्षण ना हो पाए, फ्रिक्शन ना हो पाए। तो एक लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ पे, या ये कहूं तो एक हाइपरबोलिक पाथ पर ऐसे टर्न होता है ट्रेन का, ऐसा शार्प टर्न कहीं पर भी नहीं करा सकते ट्रेन को। तो इस एंगल को कैलकुलेट करना है, यहां पर हमसे वो एंगल भी मांगा गया है कि इंजन अथवा पटरियां, तो हमने बात कर ली भाई पटरियां करा रही हैं, पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए ढाल कितना होना चाहिए, इसमें ढाल बनाना पड़ेगा ना, तब ताकि पटरियां क्षतिग्रस्त ना हो, अदरवाइज क्या हो जाएंगी, ये पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी, क्योंकि जितना सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल भी तो लग रहा होगा ना, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल भी तो लग रहा होगा ना। इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं, हम लगाते हैं इस पे कोण निकालना है। तो देखिए, हमें कोण के लिए पता है क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा v स्क्वायर अपॉन में आर जी। क्या होता है, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन में आर जी। ठीक, ये हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है, आपको मार्क भी करा है कि ये जब अभिकेंद्रीय बल की बात करेंगे तो ये कितना होता है, v स्क्वायर होता है tan थीटा इंटू आर जी के बराबर। ठीक है, tan थीटा इंटू आर जी के बराबर। तो tan थीटा चाहिए तो v स्क्वायर, ये देखिए ऐसा होता है, ये अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर जी tan थीटा। ठीक है ना, तो ये अल्टीमेटली निकलता है हमारा v स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर tan थीटा से। ठीक, खैर इतना करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहीं पर सीधे के सीधे आ सकते हैं। क्या करना है मुझे, तो मुझे इस थीटा का मान चाहिए। तो चलिए थीटा के मान निकालने के लिए हम जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कुछ गिवन है क्या, ये v स्क्वायर आर जी के मान में, तो मुझे गिवन है 30, और 30 क्या गिवन है भाई, तो 30 मेरे पास में गिवन है यहां पर, देखिए 30 आर और रेडियस, त्रिज्या मुझे गिवन है 30 मीटर। अच्छा, और क्या गिवन है भाई, तो मुझे वेलोसिटी भी गिवन है, वेग गिवन है। वेग कितना है, तो वेग है यहां पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, ये स्टैंडर्ड यूनिट में तो नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो 54 को 5/18 से कर दीजिए गुणा, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाता है भाई। अल्टीमेटली वो किलोमीटर का मतलब कितना हुआ, 1000, और आर लिखा हुआ मतलब 60 × 60, यही काम कर रहा हूं मैं। तो 18 से काटिए, 18 दूनी 36, 18 54, मतलब v कितना आ गया भाई, तो v आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। नाउ अब क्या करना है भाई, मुझे tan थीटा निकालना था। अब क्या हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, v स्क्वायर आ चुका है, मतलब 15 का स्क्वायर, r आपके सामने गिवन है 30, और g को 10 ले लेता हूं, क्या चलेगा,
जी जो गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको 10 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होता 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन मैं इसको 10 कंसीडर कर ले रहा हूं। नाउ क्या बन गया यहां पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 225 अपॉन 300। कितना हो गया, 225 अपॉन 300। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अगर इसको काटना चाहूं तो 25 से ये कट जाएगा, है ना, 9 बार में, और ये 25 से कट जाना चाहिए 12 बार में मेरे हिसाब से। ठीक, इसको काटिए तो 3 से कट गया ये 3 बार में, और ये 3 से 4 बार में, मतलब 3/4। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो इसका मान होता है 3/4 का, ठीक है, 3/4 का जो मान होता है ये होता है 37 डिग्री अप्रोक्स। ठीक है, ये तकरीबन आप कहीं पर देखेंगे तो ये 38 डिग्री भी आपको मिल सकता है ना, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप इसको जो 10 लिया था उसको 9.8 लेकर के करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितनी भाई, 37.4। तो मैं उसको लिख सकता हूं 37 डिग्री अप्रोक्स, 38 भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि भाई हमसे ऐसा पूछा गया था कि बचाने के लिए कितना रखना चाहिए, तो भैया मुझे ये 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री अगर हम रखते हैं तो हम इसको क्या कर पाएंगे, हम इसको सेव कर पाएंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात। चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करता हूं मैं। तो यहां पर एक डायग्राम गिवन है। अच्छा, कुछ कर रहे हैं, ये पढ़ते हैं जरा सवाल को। कह रहे हैं कि चित्र 5.19 में दर्शाए अनुसार 50 केजी संगति का कोई व्यक्ति 25 केजी संगति की किसी गुटके को दो भिन्न ढंग से उठाता है। देखिए, उठाने के दो तरीके हैं। अच्छा, ये जब कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा था तब भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टिल अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब आपसे कोई इस टॉपिक को पढ़ा रहा होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो, तब आपको एक डाउट आता है कि क्या डिफरेंस हुआ, आप इसको ऐसे उठा लो या ऐसे उठा लो, ये पुल्ली लगा करके उठा लो, क्या फर्क पड़ा, उठाना तो मेरे को 25 केजी है, क्या डिफरेंस आया। तो भाई हम कहते हैं कि पुली लगा के जब उठाते तो इजियर फील होता है एज कंपेयर टू कि हमने ऐसा डायरेक्टली इसको उठाया हुआ। ये पुली कहां दिख जाती है, जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए। अब भाई अगर आपने रियल में नहीं देखा होगा तो मूवीज में तो देखे ही होंगे, ठीक है ना, कुएं से ऐसा पानी खींचने के लिए क्या, तो उस समय क्या हो क्या रहा है, क्या अंतर क्या आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी देखिए, अभी आप मैथमेटिकली प्रूव करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम इसको समझते हैं कि भाई 50 केजी संगति का कोई व्यक्ति है ना, और ऑब्जेक्ट, मतलब जो यहां पर मुझे गिवन है मास किसका, पर्सन का, वो गिवन है 50 केजी, और जो मुझे मास गिवन है यहां पर किसका भाई, तो मुझे जो मास यहां पर गिवन है उस गुटके का, मतलब ऑब्जेक्ट का, वो गिवन है मेरे को 25 केजी। ये व्यक्ति का द्रव्यमान हो गया, यह वस्तु का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, दो भिन्न ढंगों से उठाता है, दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल कितना है। यदि 700 न्यूटन अभिलंबवत बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहिए। ये एक बात कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जब ये ऊपर की तरफ उठा रहा होगा तो यहां पर इसके द्वारा प्रतिक्रिया बल भी लगाया जा रहा होगा, और ये जो सतह है ये अधिकतम 700 न्यूटन सहन कर सकता है। 700 न्यूटन से ज्यादा बल लगाएंगे तो ये धंस जाएगा। तो कौन सा बेहतर तरीका, ये वाला या ये वाला। तो एक बात समझिए, मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, जब ये व्यक्ति इस पे ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो इस व्यक्ति के जरिए जरा समझिए, इस व्यक्ति ने इसको ऊपर की तरफ खींचा तो इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें एक प्रतिक्रिया बल भी लगेगा। अगर ये 25 केजी के ऑब्जेक्ट को ये ऊपर की तरफ खींच रहा है तो इस पे एक प्रतिक्रिया बल भी नीचे की तरफ लगेगा। तो नीचे की तरफ दो बल काम कर रहे हैं, एक तो कौन सा भाई, तो एक काम कर रहा है इसका प्रतिक्रिया बल और एक काम कर रहा है इसका mg। कौन सा mg भाई, तो इस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है इनटू गुरुत्वीय त्वरण, मतलब इस व्यक्ति का भार, ऐसा समझिए, व्यक्ति का भार प्लस ये जो 25 केजी ऊपर की तरफ खींच रहा है इसका रिएक्शन प्लस अभिक्रिया, ऐसा कह देता हूं।
ये दोनों नीचे की तरफ कार्यरत होंगे। लेकिन जब यही चीज पुली के जरिए खींच रहा है, तो अभी एक बात बताइएगा, ये फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है व्यक्ति? नीचे की तरफ ना। जो बल लगा रहा है उसकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ये बल किधर लगा रहा है? नीचे की तरफ। तो इसका रिएक्शन किधर होगा? इसका रिएक्शन ऊपर। मैं इसको आर लिख देता हूं। रिएक्शन इसका नीचे था, इसका रिएक्शन किधर हो गया? ऊपर। मतलब ये 25 केजी के ही ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए इसका रिएक्शन किधर हो गया? ऊपर। और इस व्यक्ति का मास किधर, मतलब इसका जो वेट होगा वो किधर एक्ट करेगा? तो वो नीचे। मतलब mg नीचे और r ऊपर। तो यहीं से एक बात समझ में आती है कि देखिए ना, व्यक्ति का भार माइनस हो जाएगा कौन? माइनस हो जाएगा अभिक्रिया। इसकी तो हम बाद में बात करेंगे कि 700 न्यूटन इसमें बेहतर होगा कि उसमें, लेकिन मुझे पहले से ही बिना सॉल्व किए भी समझ में आ रहा है क्या कि इसमें ये व्यक्ति का भार और रिएक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जुड़ रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रहा है। अब वस्तु ऊपर जाएगा तो उसका रिएक्शन नीचे ही आएगा ना। तो ये दोनों बढ़ गया। मतलब इस अवस्था में इसके पैरों पे बहुत ज्यादा भार महसूस हो रहा होगा, मतलब ये जमीन को बहुत ज्यादा तेजी से नीचे धंसा रहा होगा। जबकि इस केस में बात करो तो व्यक्ति के भार में यह अभिक्रिया जो हो रही है वो क्या हो रही है? अल्टीमेटली कम हो रही है। यानी इस सतह पे जो बल लग रहा होगा वो कंपैरेटिवली कैसा लगेगा? इससे ये बल कैसा हो गया? तो आपको दिख ही रहा है कि भैया ये कम है। इसमें अभिक्रिया रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, वहां पे रिएक्शन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। एक में रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं और एक में रिएक्शन को सबट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली ये वाला मेरे को बहुत आसान होगा और ये मेरे को टिपिकल होगा। मैं ज्यादा कह रहा हूं, इसको कम कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 700 न्यूटन जो बल यहां पर कहा गया है कि 700 न्यूटन सहन कर सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं करेगा, ये करेगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन थोड़ी किया। हो सकता है कि ये रिएक्शन में एक्शन सब कुछ मिला करके 625 ही आए और ये आ जाए 225, तो भैया ये दोनों ही सही हो गए, है ना। इसलिए हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। आइए हम चलते हैं थोड़ी सी बात करने, ठीक है, इसकी वैल्यूज की तरफ। तो चलिए, वैल्यू से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले पहली स्थिति में इस व्यक्ति को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहली स्थिति, फर्स्ट स्थिति, फर्स्ट स्थिति में जब आप बात करेंगे कि व्यक्ति द्वारा फर्श पर लगाया गया बल, फर्श मतलब उसी सतह की मैं बात करना चाह रहा हूं जिस सतह पे वो खड़ा है, ठीक है। तो कितना होगा भाई? तो आपको पता है कि यहां पर जो फोर्सेस इसके द्वारा लगाया जाएगा उसको हम कैसे लिखते हैं भाई? तो हम लिखते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान कौन सा भाई? तो मास हो गया व्यक्ति का, ठीक है। द्रव्यमान किसका हो गया? व्यक्ति का। तो एम पी जी लिख लेता हूं। अब इसमें ये रिएक्शन फोर्स क्या हो जा रहा है? ऐड हो जा रहा है। रिएक्शन किसका? तो ये वस्तु को एक mg फोर्स नीचे की तरफ खींच रही होगी ना, ये कौन? mo जी। mo मतलब क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो प्लस मैं ऐसा लिख सकता हूं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं लिख लेता हूं जी को बाहर, तो ये मिल गया मुझे mp प्लस mo। ना अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कितना दिख रहा है भाई? तो आपको दिख रहा है एक 50 किलो है प्लस एक 25 किलो है, ठीक है ना। 25 किलो का ऑब्जेक्ट और 50 किलो का वो व्यक्ति। और इसको 10 दे देता हूं, मैं 10 से सॉल्व कर लेता हूं। जी की वैल्यू मैं मान ले रहा हूं, जी की वैल्यू कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 नहीं ले रहा मैं, 10 ले रहा हूं। चलिए क्या करूंगा भाई? तो ये कितना हो गया? 75, 25 और 50, 75 इंटू 10, 750 न्यूटन। तो भैया ये पहली स्थिति में समझ में क्या आ रहा है कि यहां पे ये फर्श पे जो ये टोटल बल इस पे लग रहा है, ये टोटल बल इस पे लग रहा है 750 न्यूटन का, जबकि ये अधिकतम कितना सहन कर सकता है? 700 न्यूटन। यानी पहले वाले केस में ये क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, ठीक है। क्या लिखे? ये धंस जाएगा। अर्थात इस स्थिति में व्यक्ति फर्श के अंदर धंस जाएगा। क्लियर हो गया भाई? क्या हो रहा है? वो व्यक्ति फर्श के अंदर धंस गया। अब दूसरा केस करके देखें। तो दूसरे केस में क्या करेंगे भाई? मैं यहीं पे कर देता हूं, सेकेंड स्थिति।
सेकंड स्थिति में मैं अब सीधे सिंपली लिखूं तो क्या लिखेंगे भाई, यही चीज क्या, तो व्यक्ति द्वारा फर्श पर लगाया गया बल। अब इस अवस्था में मैंने आपको क्या सिखाया, रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ना सिंपली क्या, तो एमपी, ठीक है, पर्सन का इंटू जी माइनस एमओ इंटू जी, रख दीजिए एमपी माइनस एमओ टाइम्स ऑफ जी। एमपी कितना भाई, तो मास ऑफ द पर्सन 50, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 25 और जी कितना, तो 10। ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया मेरा 250 न्यूटन। कितना हो गया, 250 न्यूटन। 9.8 लेके करते तो 245 न्यूटन आता। तो अभी क्या समझ में आ रहा, इस केस में यहां पर नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ कितना लग रहा है, 250 न्यूटन, और ये सहन कितना कर सकता है, 700 न्यूटन। तो ये सेकेंड वाला केस है जिसमें धसेगा नहीं। ये क्या क्या, धसने से बचने के लिए कौन सा केस अपनाना चाहिए, तो धसने से बचने के लिए इसको केस अपनाना चाहिए सेकेंड, ठीक है, अर्थात क्या कह सकता हूं मैं, सेकेंड केस अपनाएगा। कौन सा केस अपनाएगा भाई, सेकेंड। अब आपको बात समझ में आई ना कि वो कुएं पर ऐसा पुली क्यों बना देते थे, उससे बाल्टी से पानी निकालने में आसानी क्यों होती थी एज कंपेयर कि डायरेक्टली कुएं में ऐसा बाल्टी डालो और ऐसे रस्सी से खींच करके निकाल दे पानी। आया डिफरेंस समझ में, लॉजिकली क्लियर होगी बात। देखिए सिर्फ 250 और कहां यहां पर मुझे अभिक्रिया कितने की, 750, ठीक है, 500 यूनिट के सीधे सीधे डिफरेंस सिर्फ 25 किलो के लिए। आई होप कि अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई, यानी क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। आइए 33 की जरा बात करूं तो 33 कह रहे हैं कि 40 केजी संगति का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। ये रहा भैया बंदर और ये रही रस्सी, और ये रस्सी मैक्सिमम टेंशन कितना सहन कर सकती है भाई, तो ये कर सकती है 600 न्यूटन मैक्सिमम। अच्छा भाई ठीक है, नीचे दी गई स्थितियों में रस्सी टूट जाएगी। कब कब, बंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से नीचे उतरता है, 5 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है, और अगला कह रहा है बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। ठीक है, और रस्सी की संगति उपेक्षणीय मानिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो रस्सी का जो द्रव्यमान है उसको आप मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसको काउंट मत कीजिए। तो कह रहे हैं कौन सी अवस्था में रस्सी टूट जाएगी, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जब बंदर को इसमें पता है कि ये टेंशन कितना सहन कर सकता है, 600 न्यूटन, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना इस टेंशन को कि ये किस अवस्था में कितना हो रहा है। ये वैसी क्वेश्चन का एनालॉगस कह सकते हैं, या फिर ऐसा कहूं कि उसी क्वेश्चन के तरीके से है जो हमने किया था मैन एंड लिफ्ट की क्वेश्चन, कि भाई एक लिफ्ट में एक व्यक्ति है, ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक समान वेलोसिटी से एक समान गति से चल रहा है तब क्या हो रहा है, और लिफ्ट टूट गई तो क्या हुआ। एग्जैक्टली देख रहे हैं, सेम उसी के ऊपर है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में समझा था कि इसको भाई लिफ्ट वाले क्वेश्चंस को, लिफ्ट एंड मैन वाले क्वेश्चन को, वही तो है। देखिए आइए एक एक करके मैं सॉल्व करता हूं। मैं सबसे पहले कंडीशन की बात करता हूं, ए कंडीशन की। ए कंडीशन में कहने कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ये ऊपर चढ़ रहा है। तो जब ये ऊपर चढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बंदर जो है भैया ये किधर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो ऊपर चढ़ेगा तो इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, एक तो इस पे mg नीचे की तरफ काम करेगी, ये तो फिक्स है, और जो इसमें ऊपर चल रहा है यानी ma जो हो रहा है इसका किधर की तरफ हो रहा है भाई, ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्शन आएगा इसका, इस ma का रिएक्शन, वो किधर आएगा, रिएक्शन नीचे ही आएगा। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि R इक्वल्स टू ma, यानी ये जब ऊपर चढ़ते समय, ऊपर चढ़ते समय जो टोटल टेंशन है, टोटल बल कह लूं, बल बराबर कितना लिखूंगा, तो मैं यही तो लिखूंगा कि mg प्लस ma, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये रिएक्शन किसके बराबर होगा, इस ma के बराबर। ये रिएक्शन किसके बराबर है,
R इज इक्वल टू एम ए। तो मैं यहां पर लिखता हूं m कौन, मास किसका, बंदर का ही ना, रस्सी का तो कह दिया है कि भैया नेग्लिजिबल ले लो। चलिए तो m कॉमन कर लेंगे तो g प्लस क्या मिला है, a। अब अगर यहां पर m की वैल्यू लिखूं तो कितना दिया है, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन में दिया गया है 40 किलो का बंदर, बड़ा भारी भरकम बंदर है यार, ठीक। m मंकी 40 kg, अच्छा चलिए ठीक। और 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव है ना, टेंशन की जो वैल्यू गिवन है वो है 600 न्यूटन। ओके ठीक, रखते हैं। जी की वैल्यू हमें घर से लेकर के चलनी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर 6 गिवन है। पहले केस में यहां पर ए की वैल्यू अल्टीमेटली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो आइए रख दीजिए, एम कितना 40, जी कितना 10, ये कितना 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16। 16 से 4 बार में करेंगे, 16 चौके 64, 640 न्यूटन। अब देखिए क्या रस्सी टूटेगी कि बच जाएगी, 16 चौके 64। तो इस केस में मुझे दिख रहा है कि रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इस केस में 640 न्यूटन अधिकतम तनाव से अधिक है। क्यों भाई, अधिकतम तनाव सिर्फ 600 न्यूटन का था, अर्थात क्या लिख सकता हूं, रस्सी, अर्थात रस्सी जो है टूट जाएगी, रस्सी टूट गई, ठीक है। अगले केस की चलिए हम बात करते हैं। अगले केस में क्या कह रहे हैं भाई, तो अगले केस में कह रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतरता है। तो बी केस की अगर मैं बात करता हूं, केस बी की बात करते हैं कि भाई अब वो नीचे उतर रहा है, जब वो नीचे उतरेगा तब क्या होगा, कंडीशन देखिए। अभी इस केस में एम ए की जो डायरेक्शन हो गई वो नीचे हो गई, तो रिएक्शन किधर हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब क्या काम करना है भाई, तो सीधा सिंपल सा लिखना शुरू कर देते हैं। क्या, तो देखिए नीचे उतरते समय क्या हो रहा है, बल बराबर सेम काम होगा, लेकिन अभी देखिए एम जी माइनस एम ए, क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये क्या हो गया भाई, एम जी की वैल्यू, तो मैं कहूंगा कि वही सेम काम करूंगा मैं अभी भी, जी माइनस ए, यानी अगर यहीं पे सॉल्व कर दूं तो m की वैल्यू तो 40 थी, g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू कितनी दी है, 4। ये b केस में, ये केस b में यहां पर a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो कितना बचा भैया, ये बचा 6, तो 40 क्रॉस 6, ये कितना हो गया 24, 240 न्यूटन। अर्थात रस्सी नहीं टूटेगी। इस केस में जो है रस्सी नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी, 600 न्यूटन सहन कर सकता भाई, और आपने जो लगाया वो मात्र 240 न्यूटन लगाया, तो क्यों टूट रही है रस्सी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। आते हैं हम अपने किस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं कि बंदर 5 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो जब एक समान चाल से ऊपर चढ़ रहा है तब क्या होगा भाई, तो यहां एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, तो इस फॉर्मूले में इसको भी रख करके देखिए। चलिए मैं सी को यहां पे सॉल्व करता हूं, एक्सीलरेशन 0 कर दीजिए, तो ये जो बल हम लिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा मेरा mg, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है, ठीक, प्लस ma, ऊपर चढ़ रहा है तो एडिशन ही होता है भाई। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, देखिए m g की वैल्यू तो 10 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है भाई, 0 क्यों, क्योंकि एक समान चाल से। एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, तो वेग परिवर्तन होता है। अब वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं हम त्वरण, और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट से चले जा रहा है, तो ये 0 हो गया। मतलब ये कितना आ गया भाई, तो m की वैल्यू कितना है, उस बंदर की वेट निकल जाएगी 10 क्रॉस 40, 400 न्यूटन। अब 400 न्यूटन, इसमें टूटेगा क्या, ऑब्वियसली इसमें नहीं टूटेगी, इसमें भी रस्सी नहीं टूटेगी। अगला, बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई भाई, तो ये हो गई हमारी फ्री फॉल,
अगर टूट गया तो ये कैसा हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, रस्सी इसके केस में ये कब हो जाएगी, जब रस्सी टूट जाए। रस्सी अगर टूट जाएगी तो ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, गुरुत्व के अधीन में वो बंदर नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। ठीक, और कितने से गिरेगा भाई, तो बंदर गिरेगा यही 400 से, कितने से, 400 से नीचे की तरफ गिरेगा। चलिए, यहां तक की बातें आपको अभी समझ में आ गई होंगी, क्लियर भी है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कि दो पिंड ए तथा बी जिनकी संगति क्रमशः 5 kg तथा 10 kg है, एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर दृढ़ विभाजक दीवार के सामने विराम में रखे गए। ये रही एक कंडीशन। ठीक, पिंड तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक जो है वो 0.15 है। 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिजतः ए पर आरोपित किया जाता है। तब देखिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट कौन है भैया, ए, और एक ऑब्जेक्ट है बी। ये दोनों ऑब्जेक्ट यहां पर रखे गए, दोनों के मास हमारे पास में गिवन है, एक 5 किलो का है और एक 10 किलो का है। ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये 5 किलो का है और ये कितने का है भाई, ये 10 किलो का है। और इनके ऊपर जो बल कार्यरत है, जो फोर्स लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है 200 न्यूटन का। 200 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और एक दृढ़ दीवार, ये रही दीवार, ये दीवार क्या कर रही है भाई, तो इसको आगे की तरफ नहीं जाने दे रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों के द्वारा जो कंबाइनली इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, वो फोर्स ये क्या कर देगी, रिटर्न बैक। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं यहां पर, तो कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया बताइए। अच्छा, ए तथा बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल कितना है, ए और बी के बीच में। विभाजक दीवार को हटाने पर क्या होता है, यदि पिंड गतिशील है तो क्या बी का उत्तर बदल जाएगा। म्यू एस तथा म्यू के बीच अंतर की उपेक्षा कीजिए। मतलब म्यू एस और म्यू के, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कि मतलब क्या होगा, ये दीवार हटा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होने लगे, चलने लग जाएगा। अभी ये जब तक दीवार है तो ये क्या हो रहा है भाई, ये चल नहीं रहा है। जब चल नहीं रहा है तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो घर्षण फोर्स लग रहा होगा, एफएस जो लग रहा होगा, इसके लिए जब मैं बात करूंगा किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसको कह रहे हैं कि अगर ये दीवार हटा देंगे तब तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चलने लगेगा। जब चलेगा तब भी कह रहे हैं कि ये जो म्यू के है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब गतिज घर्षण गुणांक, ये दोनों ही कैसे रहने वाले हैं भाई, बराबर रहने वाले, 0.15 के बराबर रहने वाले। ठीक है ना, कह रहे हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या करना है भाई, तो हमारे पास में जो गिवन है, पहले तो उस डायग्राम को ही हम प्लॉट कर लें ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर बना पाएंगे। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। एक दृढ़ दीवार, मतलब जिस पे से क्या, वो दीवार कभी टूटने नहीं वाली है, ऐसी। ठीक है ना, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। ये 5 kg का था, ये 10 kg का है। अब इन दोनों को क्या किया था, तो हमने एक दीवार के सहारे, ये एक दीवार के सहारे यहां पर ये बन गई इसकी दीवार। इस दीवार पे क्या भी टिका हुआ है और नीचे भी एक सतह। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पर, कुछ बातें अगर हम करना चाहेंगे तो यहां से हमें समझ में आएगी बात कि इन दोनों के मासेस को लिख लिया जाए। यानी ये हमारे पास है 5 kg और ये है हमारे पास 10 kg। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है भाई, तो यहां से मैंने फोर्स लगाया है 200 न्यूटन का। एंड यहां पर कह रहे हैं कि आप ले लीजिए इस म्यू एस की जो वैल्यू है, म्यू एस की जो यहां पर वैल्यू है,
इसको ले लीजिए 0.15। कोई यूनिट होगी नहीं भाई इसकी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि ये कोएफिशिएंट है ना, गुणांक है। गुणांक मतलब इसका कोई भी इकाई होनी नहीं है। तो हमें सबसे पहले ए कंडीशन में क्या कहा जा रहा है भाई? तो कंडीशन ए में कह रहे हैं कि विभाजक दीवार पर प्रतिक्रिया कितनी होगी, मतलब ये जो विभाजक जो दीवार है ये इस पे कितना फोर्स रिवर्ट बैक कर रहा होगा। तो इस पे फोर्स रिवर्ट बैक निकालने के लिए क्या करना होगा भाई? तो आपको सिंपली लिखना होता है कि लगाया गया बल, ये हमने पहले से पढ़ा है, क्या होता भाई? ठीक, लगाया गया घर्षण बल की बात कर लेते हैं। चलिए, ऐसा ये हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। किसके? अभिलंबवत प्रतिक्रिया के। यानी मैं ये कह रहा हूं, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, लेकिन यहां पर कौन एक्ट करता है? तो यहां पर एक्ट करता है ये कि इस पे नीचे की तरफ में काम कर रहा होगा mg, तो इसका एक रिएक्शन काम कर रहा होगा ऊपर की तरफ। और ये जो घर्षण जो बल है ना, मतलब मैं बात कर रहा हूं Fs की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? नॉर्मल रिएक्शन। और इस Fs को इसको हटाते तो कांस्टेंट आता है μs इंटू r। μs क्या है भाई? तो ये है स्टैटिक कोएफिशिएंट, ठीक है। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, घर्षण गुणांक है, स्थैतिक, यहां लिख दे, स्थितिज घर्षण गुणांक, इसको कहते हैं म्यूएस। और म्यूएस मैक्स लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू जरा रखूं तो देखिए, Fs इज इक्वल टू म्यूएस की वैल्यू गिवन है 0.15 और ये R की वैल्यू गिवन है कितनी? mg। आपको कैसे ले लिए? तो मैं कहता हूं भैया ये दोनों मासेस है ना, इन दोनों मासेस की वजह से आएगा, तो ये A लिख लेता हूं और इसको मैं लिखता हूं कि यहां पर जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? mb टाइम्स ऑफ g, और इसका भी रिएक्शन आएगा, ठीक। तो मैं अब यहां पे अगर लिखता हूं रिएक्शन को, ठीक है ना, दोनों के लिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि mag प्लस mbg, इन दोनों को ऐड ऑन करके, क्योंकि कुल टोटल ही आएगा ना। तो 0.15 ma की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं। mb की वैल्यू कितनी है भाई? तो mb की वैल्यू है 10 और मैं g की वैल्यू 10 ले ही रहा हूं। तो अगर इनको कैलकुलेट करें 0.15 इंटू ये कितने हो गए भाई? 10 × 50 प्लस 100, यानी अल्टीमेटली 0.15 इंटू ये हो गया 150, 15 हम 225, ठीक है ना। एक जीरो लगाता है, एक जीरो भी लगाते हैं। अब दो डिजिट छोड़ करके यहाँ डेसिमल, यानी जो Fs की वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई भाई? 22.50, यानी घर्षण बल कितना लग रहा है? 22.50। मतलब मैं इसमें क्या कैलकुलेट करके ले आ चुका अब? तो मैं इसमें ये कैलकुलेट करके ले आ रहा हूं कि इन दोनों सतहों द्वारा इस पे जो इधर की दिशा में घर्षण बल लगाया जाएगा, ये घर्षण बल का मान Fs मैंने कैलकुलेट कर दिया, कितना? 22.50। तो मतलब अब देखिए, प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा? दीवार के द्वारा प्रतिक्रिया बल कितना होगा भाई? तो जो बल हम लगाएंगे, मतलब लगाए गए बल के बराबर। ये लगाए गए बल के बराबर। अब लगाया गया बल कितना होगा? तो लगाया गया बल देखिए हमेशा कैसा होता है, मैंने इस पे F अमाउंट का फोर्स लगाया, इसमें Fs फ्रिक्शन मुझे क्या हो गया? वापस मिल गया। 200 न्यूटन लगाया और इसमें फ्रिक्शन कितना था भाई? तो ये 22.5 क्या हो गया? वापस हो गई। तो अल्टीमेटली आपने कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया? तो आप कहेंगे कि भैया मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो ये है आरोपित बल, ठीक है ना। लगाया गया बल जिसको मैं लिख रहा हूं, ये अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड वर्ड में लिखे तो इसको आरोपित बल कह लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया भाई? तो आरोपित बल निकालना है, F
200 Fs 22.5 इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। अर्थात मुझे फाइनल कैलकुलेशन मिल गया कि आरोपित बल 200 में से 22.5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 200 में से 22.5 को अगर माइनस करना होगा तो 20 कम हो गया और ये 77.5 आना चाहिए, ठीक है ना। 177.5, ठीक, 5 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 78 और 22 200, ठीक, 177 न्यूटन। इतना बल इसके ऊपर आरोपित हो रहा है। अतः -177.5 न्यूटन दीवार द्वारा प्रतिक्रिया बल होगा। जो आपने बल इसके ऊपर लगाया है वही आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। कितना मिल गया भाई? तो 177.5। लेकिन नेगेटिव क्यों? नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये प्रतिक्रिया बल है। मुझे पता है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विपरीत दिशा में लगने वाला है, तो इसलिए उसको हमने क्या रख लिया? नेगेटिव रख लिया। आइए चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो क्या कर सकते हैं भाई? हम इसमें आगे की तरफ इसको बी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए बी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर बी की, ये पहला तो निकल गया, ठीक। कितना निकला है भाई? 177.5 न्यूटन। ए तथा बी के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया बल कितना है? ए और बी के बीच में क्रिया और प्रतिक्रिया बल कितना है? तो देखिए ए द्वारा बी पर लगाया गया बल कितना होगा? ए द्वारा लगाया गया बल बी पर, ए द्वारा बी पर जो बल लगाया बल को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करना भाई? तो सिंपल सा काम है कि मैं लिख देता हूं यहां पर फोर्स ए के ऊपर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जैसे अभी तक लिख रहे थे म्यू एस, है ना, म्यू एस इंटू आर लगाया गया। घर्षण बल के अकॉर्डिंगली क्या होता है भाई? फोर्स जो होता है वो क्या होता है? जो ए का फ्रिक्शनल फोर्स है मैं उसकी बात करूं, है ना, फिर लगाया गया बल बी पर, तो उस समय जो घर्षण बल होगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सीमांत घर्षण बल। क्या लिख सकते हैं? सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल एफ ए, तो म्यू एस टाइम्स ऑफ आर। तो अगेन मैं इसको लिखूं तो म्यू एस को छोड़िए, आर को क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं ना एम ए टाइम्स ऑफ जी, है ना। तो ये कितना आ गया? एफ ए इज इक्वल्स टू, म्यू एस की वैल्यू 0.15 गिवन है। मास ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है भाई? तो वो 5 kg का है, और जी को 10 लेके चल रहा हूं तो मैं 10 ही ले रहा हूं, ठीक है। तो ये तकरीबन कितना हो गया ये भाई? तो 15 × 5 = 75, और एक जीरो इधर से रखा हुआ था, 2 पॉइंट, मतलब एफ ए की वैल्यू आ गई, वो आ गई 7.5 न्यूटन, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल अब ए द्वारा जो बी पर जो फोर्स पास किया गया, ए द्वारा बी पर, ठीक है, लगाया गया बल, ठीक है। क्या करेंगे? ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपली मुझे क्या काम करना होगा? तो जो टोटल फोर्स लग रहा था, मतलब एफ, इसमें से माइनस कर देता हूं किसको? एफ ए को। यानी टोटल फोर्स कितना था? तो टोटल फोर्स था भैया हमारा 200 न्यूटन, इसमें से माइनस हो गया 7.5, 7.5 माइनस हो गया, है ना। तो ये कितना बच गया होगा भाई? तो ये 0.8, मतलब 192, ठीक है ना, 192.5 न्यूटन। ये एफ ए द्वारा बी पर लगाया गया, तो ऐसा लिख लेता हूं, ए बी, ए द्वारा किस पे लगाया गया? बी पर लगाया गया। क्या किया मैंने? तो भैया मैंने ये कह दिया आपसे कि जो मैंने 200 न्यूटन इस पे लगाया था, इस ऑब्जेक्ट ए के घर्षण गुणांक के जरिए मैंने ये पता किया कि ये ए अकेला कितना घर्षण दे रहा है, ए अकेला कितना घर्षण बल दे रहा है, हमने इसकी बात की। मतलब हमने यहां पे बात कर लिया है
ये MAG और ये MBG, तो भैया ये हमने बात करी कि ए ने कितना घर्षण दिया, ठीक है। तो 200 में से उस घर्षण को माइनस कर दिया, बचा हुआ फोर्स क्या किया होगा उसने, तो अगले वाले को मतलब बी ऑब्जेक्ट के लिए उसने ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया 192.5 न्यूटन। अब मुझे बात करनी है क्या भाई, बी तक पहुंचने वाला फोर्स। तो क्या करूं मैं, इसमें लिखता हूं उत्पन्न त्वरण, क्योंकि देखिए मुझे फोर्स तो पता करना पड़ेगा ना, है ना। तो उत्पन्न त्वरण को कैसे लिखेंगे भाई, तो कुल बल बटा में कुल द्रव्यमान। अब भैया आइए देखिए बात करते हैं कुल बल कितना है, तो कुल बल जो माइनस होकर के निकला मेरे पास में, ठीक है, कितना भाई, तो कहां गया, ये रहा, ये 177.5 न्यूटन। भाई फ्रिक्शन वाला तो माइनस हो गया, 177.5 न्यूटन। तो कुल बल है मेरा 177.5 न्यूटन, और कुल द्रव्यमान कितना है, तो कुल द्रव्यमान मुझे पता है कितना है भाई, तो कुल द्रव्यमान टोटल मास यहां पर मेरे पास है 15 किलो, ठीक है, 5 किलो और प्लस 10 किलो, यानी 177.5 बटा में ये हो गया 15, ठीक है। काट लेते हैं इसको, तो 15 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक बार में चला गया, 15 2 27, 15 से एक बार में ही जाएगा, 27 बचा था तो 12 बच गया, है ना, 12 बच गया, और ऊपर से ये 5 आ गया, 25 हो गया। तो 15 से करीब करीब कितना चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा 120, मतलब 11.8, ये तकरीबन जो एक्सेलरेशन मिल गया, ये कितना मिल गया, ये मिल गया करीब 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं कि ए में उत्पन्न बल, ए में उत्पन्न बल, ए में कितना कुल उत्पन्न बल होगा भाई, तो आप कहेंगे ma टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, मास ऑफ ए, द्रव्यमान किसका, ए का, इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है भैया, ए का, ए का जो द्रव्यमान है, मेरा जो ऑब्जेक्ट ए है उसका द्रव्यमान जो है वो 5, और ये त्वरण कितने का है इसमें, तो 11.8। चलिए इनका गुणा कर देते हैं भाई, तो इनका गुणा कितना आ जाएगा, इनका गुणा आ जाएगा 11.8 है तो 8 पंजे 40, 4 और 11 पचे 55 और 4 59, 59, ठीक है, ये 59 न्यूटन का हो गया। अच्छा, अब मेरे से ये कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन और है इसी में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में मेरे से कुछ इस तरीके की बातें मांगी जा रही है कि यदि दीवार हटा दिया जाए, दीवार हटा दिया जाए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये जो दीवार है इस दीवार को हटा दीजिए। तो जब दीवार को हटा देंगे तो क्या होगा, इसमें ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। दीवार हटा दिया जाए तब वस्तु गति करेगा। कैसे गति करेगा भाई, तो इसके लिए सिंपली फॉर्म है हमारे पास, क्या, F माइनस एफ है ना, माइनस ऑफ ma टाइम्स ऑफ a। कुल बल में से Fa बल को माइनस कीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए ma को, मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट को, उतने से ही वो b वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, आगे की तरफ गति। तो देखिए अपने सामने वैल्यू गिवन है, ये 200 था f, और एफ ए की वैल्यू हमने निकाली 7.5, ये जो निकाला ये ऐसा ही लिख लीजिए, ये कितना निकाला हमने 7.5, और m1 माइनस m1a मतलब ये 5 हो गया, और a की वैल्यू अभी जस्ट निकली 11.8, ठीक है, क्या हो गई 11.8। अब ये अल्टीमेटली 200 में से 7.5 को माइनस कर रहे थे, तो 200 में से 7.5 को भी माइनस करके हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, ये देखिए 192, सीधे भी लिख सकते थे, है ना, 192.5 माइनस 59, यानी ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 133.4 न्यूटन। कितना, 133.4 न्यूटन। अर्थात मुझे समझ में आ गया कि भैया इतने के बल से ये क्या हो जाएगी, आगे की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगी। जब दीवार है ही नहीं, ये जो दीवार थी ये दीवार अब है ही नहीं, जब दीवार है ही नहीं तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ जाएगा। किसके कारण बढ़ रहा भाई, तो ये रहा 133.4 न्यूटन। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था
ए बी इन दोनों के तो आंसर निकाले। एक नीचे भी पूछा गया था कि भैया ये क्या होगी जब गतिशील होगा, तो हमने उसको भी कैलकुलेट कर दिया। चलिए, तो आई होप कि अब आपको इसके आंसर समझ में आ चुके हैं। चाहे तो आप अभी इसको मैं आपके लिए एक बार शो कर देता हूं, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए, ये रहा ए का आंसर, ये रहा हमारा बी का आंसर। अल्टीमेटली ये बी को यहां से हम सॉल्व करना प्रारंभ किए थे, और इसको क्या बोल दो, इसको बी डैश कह देता हूं, है ना। नंबरिंग कुछ दी नहीं है यार अब उसके अंदर, तो मैं क्या ही करूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बी डैश लिख दे रहा हूं इसके लिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि अभी आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन पे, एंड अब है मेरे पास अगला एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखते हैं। यहां पे कह रहे हैं 15 केजी संगति का कोई गुटका किसी लंबी ट्रॉली पर रखा है। गुटके तथा ट्रॉली के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.18 है। ट्रॉली विरामावस्था से 20 सेकेंड तक 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से त्वरण से त्वरित होकर एक समान वेग से गति करने लगती है। तो पहला क्वेश्चन है कि धरती पर स्थित खड़े किसी प्रेक्षक को तथा ट्रॉली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी, इसकी विवेचना कीजिए। अब भाई एक सीधी सिंपल सी बात इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि एक ट्रॉली के ऊपर, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं इन जनरल, ये रही एक ट्रॉली के ऊपर ये रखा है गुटका, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो ये जो है विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है ऑब्जेक्ट, और 15 केजी का गुटका है, ये 15 केजी का है, ठीक है। और घर्षण गुणांक मतलब यहां पे अगर इस ट्रॉली को मान लिया जाए कि ये ट्रॉली इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे में कुछ नहीं है, ठीक है, तो भैया यहां पे घर्षण गुणांक किधर लगेगा, पीछे की तरफ घर्षण गुणांक लगेगा कितना, तो मैं कह देता हूं इसको म्यू एस की वैल्यू है 0.18, कितना है 0.18। अब ट्रॉली विरामावस्था से मतलब ट्रॉली की यू की वैल्यू कितनी है भाई 0 मीटर पर सेकेंड, और ट्रॉली विरामावस्था से 20 सेकेंड तक 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। एंड हमारे लिए टाइमिंग गिवन है, यहां पर कितना गिवन है भाई, तो टाइम गिवन है मेरे पास 20 सेकेंड, ठीक। और 20 सेकेंड के बाद तो वो कांस्टेंट चले जा रही है, एक समान वेग से चले जा रही है, मतलब उधर कोई एक्सीलरेशन हो नहीं रहा। तो धरती पर खड़े प्रेक्षक को क्या दिखेगा, तो धरती पर जो खड़ा है प्रेक्षक उसको तो दिखेगा ये चलती हुई। कैसे दिखेगी भाई चलती हुई, तो देखिए सिंपली मैं ए को सॉल्व कर लेता हूं। ये कि ए के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कहता हूं कि भैया इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा MA, ठीक है। कितने का ये फोर्स हो जाएगा भाई, तो देखिए ये फोर्स जो हो जाएगा मेरा सिंपली है 15 किलो का, और उसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा है ना, घर्षण गुणांक वो 0.18 है, ठीक। तो घर्षण गुणांक कितना है भाई, घर्षण गुणांक इसमें हो जाएगा 0.18, ठीक। और एक्सीलरेशन कितना है, त्वरण 0.5, तो ये 0.5, 15 × 75, मतलब ये कितना हो गया 7.5 न्यूटन। अब ऐसे ही मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए मुझे पता है ना क्या, म्यूएस टाइम्स ऑफ आर होता है रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होगा भाई, तो इस पे जो नीचे की तरफ काम कर रही होगी mg, इसी का जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ लग रहा होगा रिएक्शन r। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, म्यूएस mg, ठीक। म्यूएस की वैल्यू यहां पर गिवन है कितना, तो म्यूएस की वैल्यू गिवन है 0.18 गुणे m की वैल्यू कितना है भाई, तो ये ऑब्जेक्ट है 15 किलो का, ठीक है। और g की वैल्यू ले लेते हैं 9.8। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को दिख जाएगा 24.46 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया इसका फ्रिक्शनल फोर्स, और ये रहा क्या, ये रहा ये ऑब्जेक्ट जो कि ट्रॉली के ऊपर रखा था। अब धरती पर खड़े किसी प्रेक्षक को क्या दिख रहा होगा, तो धरती पर खड़े प्रेक्षक को ये दो वैल्यूज के साथ में दिख रहा होगा भाई कि गुटका जो है ना, गुटका जो है वो इसके अकॉर्डिंगली मतलब ट्रॉली के रेस्पेक्ट में गमन नहीं करेगा। यानी यहां पर कह सकता हूं मैं कि गुटका ट्रॉली के सापेक्ष गतिमान
नहीं है, ट्रॉली के सापेक्ष गतिमान नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको बात करता हूं किसमें भाई, तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे 7.5 न्यूटन लग रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिख रहा है, इसी से यही समझ में ना, देखिए इस पे फोर्स लग रहा है 7.5 और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 24.46। घर्षण ज्यादा इस पे लगाए गए बल से, तो क्या ऑब्जेक्ट खिसक जाएगी, हिलेगी डुलेगी ट्रॉली पे? नहीं। तो ये गुटका ट्रॉली के सापेक्ष गतिमान नहीं है, किंतु बाह्य वस्तुओं के सापेक्ष गतिमान है। बाहर से अगर देखेंगे तो ये क्या है, गतिमान है, तथा ये एक्सीलरेट कर रही है, तथा प्रारंभिक 20 सेकेंड तक अजड़त्वीय, क्या है, अजड़त्वीय निकाय। कैसा निकाय है भाई ये, अजड़त्वीय। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। अगर ये एक्सीलरेट नहीं हो रहा होता तो मैं कहता कि भाई जड़त्वीय है, लेकिन ये एक्सीलरेट हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, तो 20 सेकेंड के बाद रुक गई, या सॉरी 20 सेकेंड के बाद में ये एक समान वेग से चलने लगी, तो अब एक्सीलरेट नहीं हो रही, यानी 20 सेकेंड के बाद ये जड़त्वीय है लेकिन 20 सेकेंड तक अजड़त्वीय है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अगले वाले की, मतलब जो इसका बी है कि ट्रॉली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। चलिए, तो देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है कि ये जब कभी ये व्यक्ति जो है ना चल रहा है, जब शुरू के 20 सेकेंड में जब चल रहा होगा वो ट्रॉली के साथ, तो शुरू के 20 सेकेंड में तो वो अजड़त्वीय सिस्टम बना हुआ है, उस समय एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है ना, नॉन इनर्शियल सिस्टम है। लेकिन हाँ 20 सेकेंड के बाद जब वो एक समान वेग से चलने लगा और उस समय ये प्रेक्षक भी उसी के साथ चल रहा है, तो प्रेक्षक के सापेक्ष उस ट्रॉली में कोई गति नहीं हो रही। जितने से ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ रही है उतने से प्रेक्षक भी आगे बढ़ रहा है, ट्रॉली जितने से बढ़ रही है उतने से प्रेक्षक भी आगे बढ़ रहा है। तो भैया दोनों के सापेक्ष कुछ गति थोड़ी हो रही, गति तो तब होती है ना जब दोनों में कुछ वेरिएशन आता, कुछ अंतर आता। अर्थात जो इसका बी सेगमेंट है इसके भी आंसर हमको समझ में आ चुका है, सीख चुके हैं। तो इस सेशन में हम यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अभी आगे और जितने क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं भाई, तो सिंपल सी बात है, आप बने होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आते हैं इतने सारे डिनोमिनेशन। मतलब आप यहां से सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ये पूरे ही कोर्स कंटेंट आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब अगर आपकी बुक्स एनसीईआरटी है तो आप यहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो प्रोवाइड करते हैं आपको इस सीबीएसई वाले सेगमेंट के अंदर कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ। मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है, सारे कोर्सेस इसके अंदर मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर आईआईटी, जेईई, नीट की प्रिपरेशन करें तब भी आपको परेशान नहीं होना। मैग्नेट ब्रेन्स इसकी भी पूरी तैयारी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से, तब तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली पूरा कोर्स कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश वाले सेगमेंट पर जाइए, वहां से आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेएआईबी, तब भी आपको परेशान नहीं होना। मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिटिव चैनल आपके लिए बिल्कुल तैयार है इन सभी सेगमेंट्स की तैयारी कराने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपने आप को और इंप्रोवाइज करना, थोड़ी सी अपने आप को और बूस्ट करना, तो भाई आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको मिल जाती है एक लिंक, उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप स्वयं के लिए, अपने दोस्तों के लिए परचेस कर सकते हैं यहां से बुक्स और ई बुक्स जो कि मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा स्पेशली डिजाइंड है। तो भाई इतना सब कुछ जब मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है तो आप हमारे साथ में और भी तरीके से जुड़ सकते हैं। मतलब आप हमारे साथ यूट्यूब
हमारे वेबसाइट, हमारे ऐप के जरिए तो जुड़े ही जुड़े हैं। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकती है। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।